हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जब कभी भी कोई कपल्स बेबी नहीं कंसीव कर पाते हैं एट दैट टाइम वो लोग क्या करते हैं? ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, बिना देरी किए, जस्ट बिकॉज अभी पढ़ाई करने का टाइम आ चुका है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके पहले जो टॉपिक लिखा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मेनी कपल कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजन। इन केस ऑफ ह्यूमन इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन, obstacles in oviduct, difficulties in implantation in uterus and many another reasons are responsible for absence of sperm in semen। बहुत सारे अलग अलग रीजंस है। अगर वुमेन में होगा तो क्या रीजन हो सकता है? अगर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन डेट टू डेट नहीं आता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब बेबी कंसीव नहीं करने का, ये भी एक रीजन हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट, ऑब्स्टैकल्स इन ओविडक्ट। ओविडक्ट में ऑब्स्टैकल्स है जिसकी वजह से ओवरी में जो ओवा होते हैं वो ट्रैवल करके नीचे नहीं आ सकते एंड इसी वजह से प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन इम्प्लांटेशन इन यूटेरस। यूटेरस में ठीक से बेबी को नरिशमेंट नहीं मिलता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट, हाँ, अगर मेल्स में ये प्रॉब्लम देखा जाए तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस, मतलब सीमेन के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं उनका काउंट कम होना, या फिर इमेच्योर स्पर्म्स का होना, या फिर सीमेन में जो स्पर्म होते हैं उनका टोटली ना होना। ठीक है। नेक्स्ट, द IVF सरोगेसी स्पर्म बैंक, द चाइल्डलेस कपल कैन हैव अ चाइल्ड। ऐसे कपल्स जो चाइल्ड को कंसीव नहीं कर सकते हैं वो भी कंसीव कर पाएंगे चाइल्ड्स को, अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो। फर्स्ट इज योर IVF, सेकेंड इज योर सरोगेसी, थर्ड इज योर स्पर्म बैंक। तो पहले हम सबसे पहले आते हैं IVF के ऊपर। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IVF? पहला आ जाएगा IVF, विच इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जस्ट बिकॉज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज brought about the test tube and embryo formed in the implanted in uterus of woman at appropriate time। तो अगर इन केस एक वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, उस टाइम पे वो पर्टिकुलर कपल बेबी कंसीव कर सकता है थ्रू IVF प्रोसेस। IVF प्रोसेस में क्या किया जाता है? जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। ओके, देखिए, ओवा जो ओवरी से आता है, ओके, और ओवरी के साथ ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करके बेबी फॉर्मेशन करता है। तो नीडल के द्वारा ओवा में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा एंड देन बेबी फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा इन मदर्स वोम। सो इस प्रोसेस में इन IVF प्रोसेस sperm is injected in embryo or ova। देखिए, IVF technique is used for having a child in case of those childless couple who have problem like less sperms, जिनको less sperms होते हैं। नेक्स्ट, ऑब्स्टैकल्स इन ओविडक्ट, बहुत सारे अलग अलग रीजंस। अगर वो सारे रीजंस की वजह से एक कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है तो लोग IVF भी करवाते हैं। ओके, दिस इज योर फर्स्ट। नेक्स्ट, सरोगेसी। सम वुमेन हैव प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। तो समटाइम्स क्या होता है, सरोगेसी नॉट नेसेसरी कि वुमेन में ही प्रॉब्लम है, मेंस में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पर्म काउंट बहुत ही लेस होगा या फिर स्पर्म काउंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर कोई भी वुमेन
नहीं कंसीव कर पा रही है चाइल्ड, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि उसके यूटेरस में या उसके ओविडक्ट में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसको, या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ रहे हैं। आगे जाते हैं अभी। सच वुमेन कैन टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न रेमेडी टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज सेरोगेसी। तो ऐसे वुमेन्स जो चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो लोग सेरोगेसी की हेल्प लेके कंजर्व कर सकते हैं। ओके, आगे जाते हैं। इन दिस टेक्निक oocyte इज कलेक्टेड फ्रॉम ओवरी of the woman having problem in implantation in uterus। उनको यूट्रस में प्रॉब्लम है, मतलब क्या होता है इसका मतलब जहां पर बेबी फॉर्म होता है उनको वहीं पर प्रॉब्लम है। तो अब क्या किया जाए? अब एक ही ऑप्शन है, अब या तो वो बेबी किसी और मदर फॉर्म कर सकती है, यानी कि कोई और वुमन फॉर्म कर सकती है, या तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब सेरोगेसी में होता क्या है इन एक्चुअल सेरोगेसी में that oocyte is fertilized into a test tube with the help of sperm collected from the husband। हस्बैंड से, उस पर्टिकुलर वुमेन के हस्बैंड से स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और उसको oocyte में इंजेक्ट किया जाता है। The embryo formed from such fertilization is implanted in uterus of some another woman having normal uterus। अभी एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। ये वुमेन है जिसको प्रॉब्लम है, जो कंसीव नहीं कर सकती है चाइल्ड को, ये कपल है, ठीक है। अब दिस इज वुमेन, दिस इज मेन। ओके, तो यहां पर जो वुमेन है वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके यूटेरस में ही इम्प्लांटेशन का प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्या करेंगे, मेंस का स्पर्म लिया जाएगा और किसी थर्ड पर्सन यानी कि कोई एक सेकेंड वुमेन रहेगी, सेकेंड वुमेन जिसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके यूट्रस में इंजेक्ट किया जाएगा ताकि जायगोट फॉर्मेशन होके बेबी फॉर्मेशन हो सके। The embryo formed for such fertilization is implanted into a uterus, some another woman having normal uterus. Such a woman in those uterus, the embryo is implanted is called as surrogate mother। अभी तो आपने बहुत सारे मूवीज वगैरह भी देखे होंगी, उसमें भी ये surrogacy का कॉन्सेप्ट यूजुअली एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस मदर को बोला जाएगा surrogate मदर, इस मदर को बोला जाएगा सैरोगेट मदर। क्यों? क्योंकि इस मेन का स्पर्म लेके इसके यूट्रस में इंजेक्ट किया गया है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है सैरोगेसी। सैरोगेसी में कोई भी ऐसे वुमेन के जो कि केपेबल है, कोई भी ऐसे वुमेन जो केपेबल है बेबी फॉर्मेशन के, उसके यूटेरस में सेम कपल के हस्बैंड का स्पर्म लेके इंजेक्ट किया जाता है, तो इससे बेबी फॉर्मेशन हो जाता है। जस्ट बिकॉज प्रॉब्लम उसकी वाइफ में है, सारे वुमेन्स में नहीं है। तो यूजुअली जो दूसरी वुमेन होती है उसको सैरोगेट मदर बोला जाता है, जस्ट बिकॉज शी इज डूइंग अ प्रोसेस कॉल्ड एज सैरोगेसी। डिपेंड है, या तो आईवीएफ करते हैं लोग या तो सैरोगेसी करते हैं। ओके, आगे जाते हैं। अब स्पर्म बैंक क्या होता है? स्पर्म बैंक यानी कि सीमेन बैंक। ओके, स्पर्म बैंक जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इसके पहले जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, एट दैट टाइम मैंने आप लोगों को ये चीज बताई कि सीमेन होता है, सीमेन में ही स्पर्म होता है। ओके, तो स्पर्म बैंक क्या है? ब्लड बैंक सुना है? ब्लड बैंक में डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप्स के ब्लड को स्टोर किया जाता है, वैसे ही स्पर्म बैंक में स्पर्म को स्टोर किया जाता है। अगर कोई ऐसे मेन है या फिर अगर कोई ऐसे कपल है जो लोगों को बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, चाइल्ड कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग का पूरी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। और जब ये पता चलता है कि मैन इज हैविंग
मैन इज हैविंग अ लेस काउंट ऑफ स्पर्म, एट दैट टाइम स्पर्म बैंक से स्पर्म लेकर के उस वुमेन के ओवा यानी ओसाइड्स में इंजेक्ट किया जाता है एंड देन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है. सो अकॉर्डिंग टू ये बुक, फिर से जाते हैं, देयर आर वेरियस प्रॉब्लम इन स्पर्म प्रोडक्शन एज मेंशन्ड अबव इन केस ऑफ मेनी मेन. So, as to have a children in case of such couple, new concept of sperm bank has been introduced. This concept is similar to blood bank. जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, जैसे कोई भी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको अगर अर्जेंटली ब्लड चाहिए और रिलेटिव्स में कोई उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का नहीं है तो ब्लड बैंक से ब्लड को मंगाया जाता है. वैसे ही यहाँ पर सेम केस है, यहाँ पर स्पर्म को मंगाया जाता है. So, men is collected after their thought physical and medical checkup and stored in the sperm bank. तो स्पर्म डोनेट करने के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई भी हेरिडिटरी डिजीज नहीं होना चाहिए. अगर उस पर्सन को कोई भी हेरिडिटरी डिजीज होता है देन उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जो भी स्पर्म इंजेक्ट करेंगे जिस भी वुमेन में, वो जो बेबी फॉर्म होगा आफ्टर द बर्थ वो सेम डिजीजेस बेबी को भी हो सकता है. इसीलिए उनका फुल चेकअप किया जाता है बिफोर डोनेटिंग द स्पर्म. As the wish of needful couple, oocytes of women of concerned couple is fertilized by IVF. Usually the semen from sperm bank, resulting embryo is implanted in the uterus of same woman. उनके ही वाइफ में किसी और का स्पर्म बैंक से लेके इंजेक्ट किया जाता है. नेम ऑफ सीमेन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ के हिसाब से वो जिस भी इंसान का स्पर्म है उसका नाम वहां पर नहीं मेंशन किया जाता है. दिस इज अ स्ट्रिक्ट लॉ. वहां पर पता नहीं चलना चाहिए कि वो किस इंसान का स्पर्म है. चलिए आगे जाते हैं. अब आते हैं ट्विंस पे. वन बेबी, एक बेबी फॉर्मेशन कैसे होता है ये तो उन्होंने पढ़ लिया है ना. कैसे होता है एक बेबी फॉर्मेशन? हाँ, मेल में स्पर्म प्रेजेंट होता है, फीमेल में ओवा प्रेजेंट होता है, स्पर्म एंड ओवा साथ में आते हैं, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ज़ायगोट फॉर्म होता है. बहुत बार बताया मैंने ये चीज. तो डबल यानी कि ट्विंस कब होते हैं? यूजुअली जो लोग आईवीएफ कराते हैं ना 95 चांसेस होते हैं कि उनको ट्विंस बेबीज ही होते हैं. बट अभी नॉर्मल लोगों को कैसे ट्विंस होते हैं ये देखते हैं. Two embryos develop simultaneously in the same uterus and thus two offspring are delivered. बराबर है. जब एक एम्ब्रियो फॉर्म हुआ तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बेबी फॉर्म हुआ. अब दो एम्ब्रियो फॉर्म होगा तो डबल बेबी फॉर्म होगा. Such offerings are called as twins. ऐसे ही ऑफस्प्रिंग को बोला जाता है twins. Many couples have twins. There are two main types of twins. दो टाइप है ट्विंस के, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डायजाइगोटिक ट्विंस. मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म्ड from single embryo during early period of embryonic development within 8 days of zygote formation. Cells of embryo divided into two groups. देखिए मोनोजाइगोटिक में क्या होता है? मोनोडाइजाइगोटिक ट्विंस में इन केस देखिए फॉर एग्जाम्पल 10 जनवरी को पीरियड्स यानी कि एमसी ओवर हो गया है, खत्म हो गया है. ओके, तो एग्जैक्टली 10 to 12 डेज में ओवा जो है वो ओवरी से ट्रैवल करते हुए यूटेरस पे आता है. ओके, तो क्या होगा अगर 10 to 12 डेज के बाद एक पर्टिकुलर कपल के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो एट दैट टाइम वहां पर बेबी फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, तो एक नॉर्मल डायग्राम से समझते हैं इस चीज को हम लोग. यहाँ पर दिस इज योर नॉर्मल डायग्राम. अब देखिए यहां से एक ओवा आया यहां पर और फर्टिलाइजेशन हो गया. ठीक है,
अब इन केस अगर यहां से यहां पर ये 8 डेज तक सेफ रहता है, फिर अगर बाद में आफ्टर 8 डेज अगर यहां से और एक ओवा आया तो ये जो दोनों है ये दोनों फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करते हैं, और जब ये दोनों फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेंगे एक साथ तब जाके होगा ट्विंस, तब जाके होगा ट्विंस। आगे जाते हैं अब। Those two group developed as two separate embryos and thus monozygotic twins are formed। तो यहाँ पर दो सेपरेट जायगोट बन रहे हैं और इसीलिए इस प्रोसेस में ये कौन सा ट्विंस है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इस ट्विंस को बोला जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जस्ट बिकॉज यहाँ पर दो अलग अलग जायगोट बन रहे हैं, बराबर। अब यहाँ ये जो ट्विंस बनेंगे ये ट्विंस एकदम आइडेंटिकल रहेंगे, एकदम आइडेंटिकल रहेंगे। नेक्स्ट इज योर डायजाइगोटिक। Okay, in case of monozygotic twins, if the embryo cells are developed into a two group after zygotic formation, there is a high possibility of formation of conjugate twins. Such twins are born with the same part of body joined to each another. Some organ are common in such twins. Occasionally, two oocytes are released from the ovary of woman, and both oocytes are fertilized to separate sperms, and thus zygotes are formed. अब देखिए मोनोजाइगोटिक में क्या हुआ? मोनोजाइगोटिक में एक ही स्पर्म था और यहां से दो ओवा आ गए, दोनों फर्टिलाइज हो गए। बट डायजाइगोटिक में क्या होता है? एक डिफरेंट स्पर्म आएगा, दो अलग अलग ओवा के साथ फर्टिलाइज करेगा। इसको ही बोला जाएगा डायजाइगोटिक, क्योंकि यहां पर कितने जाइगोट्स फॉर्म हो रहे हैं? दो जाइगोट्स फॉर्म हो रहे हैं, बट दो डिफरेंट स्पर्म्स से, और इसीलिए इसको आप क्या बोलोगे? डायजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक में एक सिंगल स्पर्म से दो जाइगोट फॉर्म होता है, इसके लिए उसको बोला जाता है मोनोजाइगोटिक। और इस केस में दो जो ट्विंस बॉर्न होंगे उनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स तो जॉइंट होगा या फिर कोई ना कोई बॉडी पार्ट कॉमन होगा। ओके, अब आगे जाते हैं। टू एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम दोज टू जाइगोट। दो जाइगोट है तो दो एम्ब्रियो बनेंगे, एंड बोथ ऑफ दोज एम्ब्रियोज आर सेपरेटली इम्प्लांटेड इन न्यूक्लियस एंड थस डायजाइगोटिक ट्विंस आर डिलीवर्ड आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट। तो दो जाइगोट है, दो एम्ब्रियो है, तो बेबीज भी दो ही डिलीवर्ड होंगे। सच ट्विंस आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड मे बी सम ऑफ डिफरेंस बाय जेंडर। देखिए इस केस में क्या होता है? इस केस में वो लोग सेम दिखते हैं और 99% उनका जेंडर भी सेम ही होता है, गर्ल एंड गर्ल, बॉय एंड बॉय, ऐसे। बट इस केस में उनका जेंडर भी अलग होता है और वो थोड़े बहुत दिखने में भी अलग होते हैं इस केस में। तो मोनोजाइगोटिक में जो चाइल्ड होगा, जो ट्विंस होंगे, वो कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेट मतलब उनके वन ऑफ द बॉडी पार्ट्स सेम रहेंगे, ओके। तो यहां पर वन ऑफ द बॉडी पार्ट सेम नहीं रहेंगे, यहां पर वो लोग थोड़े बहुत एक दूसरे से अलग रहेंगे, ओके। एंड इस केस में जो जेंडर है वो भी सेम रहेगा। फीमेल तो फीमेल, दो जुड़वा लड़कियां होंगी, मेल तो मेल, दो जुड़वे लड़के होंगे। बट इस केस में उनका जेंडर भी चेंज हो सकता है एंड उनके बीच की सिमिलैरिटी भी चेंज हो सकती है, ओके। अब आगे जाएंगे। जनरली डिफरेंट एंड मे बी सेम ऑफ डिफरेंट बाय जेंडर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जेंडर्स भी उनके डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहां पर आज हमने मॉडर्न रिप्रोडक्शन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो यहां पर एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं।
पहला है आईवीएफ प्रोसेस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ प्रोसेस में हम क्या करते हैं? आईवीएफ प्रोसेस में एक वुमेन के एम्ब्रियो में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। अब उसके बाद आता है सेरोगेसी। अगर कोई एक कपल चाइल्ड कंसीव नहीं कर पा रहा है तो इन दैट केस क्या किया जाएगा? जस्ट बिकॉज वुमेन इज हैविंग अ प्रॉब्लम इन यूट्रस, तो उस पर्टिकुलर जो वुमेन रहेगी उसके हस्बैंड का स्पर्म लेके किसी और वुमेन में इंजेक्ट किया जाएगा एंड देन वो फॉर्मेशन होगा, उसके वॉर्म, बेबी वॉर्म, उसके स्टमक वॉर्म में वो पर्टिकुलर बेबी फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा किसी थर्ड पर्सन, एंड वो जो थर्ड पर्सन है उसका नाम है सरोगेट मदर। सेकंड हो गया। थर्ड इज योर व्हाट? अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो है स्पर्म बैंक। स्पर्म बैंक में क्या होता है? स्पर्म बैंक में अगर मेंस के पास लेस काउंट ऑफ स्पर्म है तो स्पर्म बैंक से स्पर्म ले करके वो सेम कपल के वुमेन में इंजेक्ट करके देन जायगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड बेबी टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट, इसमें जो है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ मना होता है डोनर का नाम बताने के लिए। डोनर मतलब जो स्पर्म देगा उनको, एंड रिसीवर मतलब जो स्पर्म लेगा। नेक्स्ट, ट्विंस के बारे में पढ़ा। ओके, तो ट्विंस में क्या पढ़ा? दो तरीके के ट्विंस होते हैं, एक होता है मोनोजाइगोटिक, एक होता है डायजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक में क्या होता है? मोनोजाइगोटिक में एक ही स्पर्म के द्वारा दो ओवा फर्टिलाइज्ड होते हैं एंड इस केस में उनका जेंडर भी सेम हो जाता है और सिमिलर एक दूसरे के साथ एकदम सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, इनका कोई एक बॉडी पार्ट जो है वो कॉन्जुगेट होता है, मतलब जॉइंट होता है। नेक्स्ट, डायजाइगोटिक। डायजाइगोटिक में दो अलग अलग स्पर्म्स जाके दो अलग अलग ओवा के साथ प्रोड्यूस होते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। इस केस में उनका जेंडर भी अलग होता है और वो लोग दिखने में भी थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हुआ। एवरीवन गुड बाय, जय शंभू।